हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंड आज के लिए जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 11th की फिजिक्स का शानदार टॉपिक है, अच्छा वेटेज रखता है, क्वेश्चन जरूर आता है नीट एग्जाम में। इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डिस्कशन करेंगे जैसे प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, फ्लाइट ऑफ टाइम एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्शंस, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ। एंड लास्ट में नीट एग्जाम के PYQ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एंड ये है आपके लिए फिजिक्स का एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर NCERT पैटर्न पर, NTA पैटर्न पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया से मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। एंड आज का जो टॉपिक अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस पर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। बाय द वे मैं कह देता हूँ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। बाय द वे मैं कह देता हूँ कि ये यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, जिसको बॉल को थ्रो करना है। तो इसके पास भाई एक बॉल है, इस लड़के ने इस बॉल को थ्रो कराया एंड बॉल ऐसे गई, इस तरह से निकल गई। अब हमने देखा कि बॉल जिस पाथ से होकर ट्रेवल कर रही है, उस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। एंड हमने देखा कि बॉल की जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को अगर u लिखें तो u के दो कंपोनेंट कर लेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। इधर हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux एंड इधर हो गया ui, वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपको समझना है। तो इस टाइप का जो मोशन आप देख पा रहे हैं, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एंड ये जो वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं, इस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले मैं लिखूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा। एंड इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए इस डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है भाई। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, ठीक है, ui इक्वल टू u साइन थीटा। एंड ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है, ठीक है, इट्स वेरिएबल, ये वेरिएबल रहता है। एंड पीक पॉइंट पर, एंड एट पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ बिकम्स जीरो। प्रोजेक्टाइल पाथ के पीक पॉइंट पर जाके इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, फाइनल वैल्यू होगी वर्टिकल डायरेक्शन पर, वर्टिकल कंपोनेंट, ये जीरो हो जाएगी। एंड इस पॉइंट पर सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी, ये है हॉरिजॉन्टल, एंड ये है ux इक्वल टू vx, ठीक है, एंड ये है u cos थीटा। एंड ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। एंड ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर बॉल गिरेगी, उस पॉइंट पर अगर तुम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाओगे तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी तो इधर चली गई u, ठीक है। एंड इस पॉइंट पर अगर तुम कंपोनेंट अगर इसका शो करोगे तो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, एंड इस डायरेक्शन पर u साइन थीटा जे कैप। बट ये जे कैप नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम a लिखता हूँ, इस पॉइंट का नाम अगर b लिखता हूँ, तो अगर a पॉइंट पर मैं वेलोसिटी लिखूँगा तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट पॉइंट a इक्वल टू ux आई कैप प्लस uy जे कैप। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। लेकिन अगर मैं b पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी को शो करूँगा, b पॉइंट पर, तो देखो b पॉइंट पर
ये वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव है, तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट बी पॉइंट इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप, और वर्टिकल वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का यू साइन थीटा जे कैप। ये आपको लॉजिक समझना है। एंड अगर पीक पॉइंट पर देखूंगा तो पीक पॉइंट पर सिर्फ तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू रह जाती है, वर्टिकल जीरो हो जाएगी। तो ये है तुम्हारे पास लॉजिक है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का। एंड इसमें से एक और कंसेप्ट नीट एग्जाम में आता है। नीट एग्जाम में क्या कंसेप्ट आता है? बाय द वे, तुमने किसी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, इस पॉइंट से इस तरह से प्रोजेक्ट करा दिया, ठीक, ये बॉल चली गई एंड इसका प्रोजेक्शन हो गया। मैं जैसे इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी इधर है, ये वाली वेलोसिटी इधर है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल, इसे तुम Vx लिख सकते हो, ये हो गई Vy। तो इस Vy की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? समझ गए ना? ठीक है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टी टाइम। इस मोमेंट पे तुम्हें प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो जो Vx है यही Ux है एंड ये है U cos थीटा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। वर्टिकल वेलोसिटी इसके लिए अपन लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जी है एंड इसे कंसेप्चुअल तुम इसे समझ सकते हो। तो u साइन थीटा ऐसा मैं लिख लूँगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी, बिकॉज ग्रेविटिक डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है नेगेटिव। एंड Vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो पीक पॉइंट पर, Uy इक्वल टू यू साइन थीटा। समझ गए? लेकिन अगर हम लोग पीक पॉइंट पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर ये जीरो नहीं होगी, ये तो पीक पॉइंट पर जीरो होगी। तो Vy इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये तुम्हें कंसेप्ट यूज करना है, ये लॉजिक यूज करना है। एंड बाय द वे, अगर तुमसे क्वेश्चन में इस पॉइंट पर एंगल पूछ ले तो एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन पर है, अगर इस पॉइंट पर तुमसे एंगल पूछ रहा है तो ये एंगल टेन थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू, तो वर्टिकल है Vy डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल है Vx। टेन थीटा इक्वल टू इधर है u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। बस ये तुम्हारा कंसेप्ट है, ये लॉजिक यूज करना है एंड किसी भी पॉइंट पर तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हो गई अपना कंसेप्ट हो गया वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी का लॉजिक हो गया। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, बाय द वे ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है, इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। यहाँ से मैंने किसी भी बॉल को प्रोजेक्टाइल कराया एंड बॉल आके इस पॉइंट पर आके गिर गई। अब देखो भाई, जब ये बॉल इस पॉइंट पर आके गिरी तो मैंने इस बात को समझा कि अगर बॉल इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर पाथ कैसा बना होगा? हर एक पॉइंट सर्कुलर पॉइंट एक सर्कुलर आर्क को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर पाथ इस तरह से बना होगा। समझ गए? ये तुम्हें ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इस टाइप का बना होगा। एंड इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी?
वेलोसिटी जस्ट तुम समझो ज़रा, वेलोसिटी इसके पास v होगी एंड इसके v के कंपोनेंट अपन कर लेंगे, v की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पास लॉजिक है। लेकिन तुम ये बात समझो ज़रा, तुम इस बात को समझो कि इस बॉल का जो मास होगा वो मास कितना होगा और किस डायरेक्शन पर होगा। बॉल ये है, बॉल का मास है इस डायरेक्शन पर mg, बॉल का मास इस डायरेक्शन पर mg है एंड mg के तुम कंपोनेंट करोगे तो mg का एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन पर, ये एंगल थीटा है, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा एंड जस्ट आउटसाइड इस पर फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² डिवाइड बाई r। r इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इस सिचुएशन पर तुम्हें ध्यान रखना है कि जस्ट आउटसाइड वाला फोर्स जस्ट इनसाइड वाले फोर्स के इक्वल होगा। मेरा मतलब है mv² डिवाइड बाई r इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड v² डिवाइड बाई r इक्वल टू, इधर हो जाएगा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ g cos थीटा। एंड ध्यान रखना इसके इक्वल में तुम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ से तुम अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना चाहते हो तो v² डिवाइड बाई g cos थीटा, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके इक्वल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। ये लॉजिक तुम्हें यूज करना है एंड जिस पॉइंट पर तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट पर अगर तुम्हें एंगल कैलकुलेट करना है या रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला ध्यान रखना है vxi कैप प्लस vyj कैप एंड वेक्टर v इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, ये हो जाएगा j कैप, इतना वैल्यू बन गई। अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, v का मॉड ऑफ कैलकुलेट करना चाहते हो तो अंडर रूट, इधर हो जाएगी तुम्हारे पास u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, समझ गए भाई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस आ जाएगी और प्लस हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। एंड एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल के लिए लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरह से तुम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपने पास आ गया कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे फ्लाइट ऑफ टाइम पर। फ्लाइट ऑफ टाइम क्या है एंड फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। कौन का मतलब, मेरा मतलब तुम नहीं हो न मैं हूँ, कोई और है। तो कोई और है तो कौन है, फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि तुमने बॉल को थ्रो कराया, ठीक है, बॉल को तुमने थ्रो करा दिया, ठीक है, बॉल को हमने इस पॉइंट से थ्रो कराया, ये बॉल आके इस तरह से गिर गई। ठीक है भाई, जब ये बॉल इस पॉइंट पर आके गिर गई तो हमने देखा कि बॉल को मैंने पॉइंट ए से थ्रो कराया, ठीक है, एंड बॉल पॉइंट बी पर जाके गिरी। ठीक है, पॉइंट ए से मैंने एंड पॉइंट बी पर जाके गिरी। ये हो गई वाई वाली वैल्यू, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन हो गई।
मैंने देखा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी थी उसके अपन ने कंपोनेंट किए, इधर हो गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर हो गए वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है एंड इस पीक पॉइंट पर आकर इसकी जो फाइनल वैल्यू है वर्टिकल डायरेक्शन पर वो 0 हो गई। ठीक, वैल्यू सिर्फ ये वाली रह गई u cos थीटा, मेरा मतलब ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बॉल को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो वाली वेलोसिटी जो ऊपर की डायरेक्शन पर है और वो अपवर्ड डायरेक्शन पर है वर्टिकल वाली वैल्यू। तो हम लोग यूज करेंगे फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे अपन y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वी वाई इक्वल टू 0 पीक पॉइंट पर, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू निगेटिव जी बिकॉज ग्रेविटिक डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसे सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एंड इतना तो टाइम बॉल को ऊपर तक जाने में लगा टाइम एंड इतना ही टाइम लगेगा नीचे तक आने में, तो इसे अपन टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कह सकते हैं। एंड ये वैल्यू है u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट एंड t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ध्यान रखना ये अपने पास वैल्यू आ गई फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए। इसको तुम लिख सकते हो 2u(y) डिवाइड बाई जी। ठीक, इस तरह से लिख सकते हो बिकॉज ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, कंसेप्टुअल हैं, तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए तुम्हें फार्मूला डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, ये हो गई x वाली डायरेक्शन, ये हो गई y की डायरेक्शन। एंड यहां से मैंने किसी भी बॉल को थ्रो कराया एंड बॉल इस डायरेक्शन पर इस टाइप से मूव कर रही है। अब मैं इस सिचुएशन पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बॉल ने मैक्सिमम हाइट जो अटेंड की वो h है। पीक पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन पर 0 हो गई। इस तरह से इस प्रोजेक्टाइल हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो वर्टिकल है बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का बॉल को अपवर्ड ले जा रही है। इस सिचुएशन पर तुम देख पाओगे कि जो कंपोनेंट मैंने वेलोसिटी के किए वो कंपोनेंट इस तरह से हैं। इधर है एंगल थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इस सिचुएशन पर जब मैं इस बात को समझूंगा कि प्रोजेक्टाइल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज कर लूँगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो जरा, इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और इधर मैं लिख दूंगा h। समझ गए भाई? यहाँ पर वैल्यू पुट कर लूँगा, वी वाई इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी। ठीक है, एंड s के बजाय मैंने h लिख दिया। इन सब वैल्यू को पुट करूँगा तो h की जो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये मिल जाएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आ गई। ये आपको लॉजिक समझ लेना है कि अगर तुमने कहीं पढ़ा होगा कि मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हाँ ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन ये तुम देखो मैक्स हाइट थीटा बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। इस सिचुएशन पर तुम खुद देखना जरा कि इस लड़के से मैं कहता हूँ तुम बॉल को जरा ऊपर की तरफ थ्रो कराओ
और ये लड़का बॉल को अगर अपवर्ड थ्रो कराता है, अपवर्ड थ्रो कराने के बाद बॉल डाउनवर्ड आती है, तो अब तुम देखो जरा कि इस सिचुएशन पर बॉल क्या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है? नहीं भाई, इस सिचुएशन पर बॉल केवल और केवल वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रही है। यहां पर नो प्रोजेक्टाइल मोशन, एनी प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ध्यान रखना है, यहां पर केवल 1D मोशन है। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकल अपवर्ड। तो ध्यान रखना है कि तुम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के लिए ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। अब इस एंगल की रेंज में, जो मैंने एंगल यहाँ पर लिखा, इस एंगल की रेंज में कोई भी एंगल होगा, कोई ना कोई हाइट तो होगी, उसी हाइट को मैक्सिमम हाइट कहेंगे। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद में नीट एग्जाम के PYQ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेंज के लिए ये ध्यान रखना है कि मैंने ये एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, यहाँ से मैंने बॉल को थ्रो कराया, बॉल यहाँ पर आके गिर गई, तो मैंने कहा कि ये भाई रेंज है, इसी को मैं R कहूँगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इस डायरेक्शन पर वेलोसिटी है UX, ये वाली वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन पर है UI, ये प्रोजेक्टाइल एंगल हो गया थीटा। तो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई फ्लाइट ऑफ टाइम, ये है U cos थीटा मल्टीप्लाई 2U, है ना, और इधर है साइन थीटा डिवाइड बाई G। जब मैं रेंज को लिखूंगा थोड़ा सा अरेंज करके, तो मैं लिखूंगा U² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई G। हाँ, इसके लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो अगर यहाँ पर मैं 45 डिग्री यूज करता हूँ, अगर यहाँ पर मैंने एंगल को 45 डिग्री यूज किया, उस समय जो रेंज होगी वो मैक्स होगी, और कितनी होगी? U² डिवाइड बाई G होगी। एंड इसी मोमेंट में जो हाइट होगी, प्रोजेक्टाइल हाइट H, वो कितनी होगी? वो भी तो मैक्सिमम है। अरे भाई, ये मैक्सिमम हाइट तुम्हें दिख रही है ना, ये मैक्सिमम हाइट दिख रही है, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H max इक्वल टू, इस फार्मूले में तुम H की जगह, थीटा की जगह 45 यूज कर लो, एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 का स्क्वायर करोगे तो H max की जो वैल्यू आ जाएगी, H max की वैल्यू आ जाएगी U² डिवाइड बाई 4G। ये लॉजिक तुम्हें यूज करना है, ये कंसेप्ट, इस तरह से तुम अपने क्वेश्चन में, तुम्हारी अपनी अप्रोच रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जरा भाई, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा कि ये अपने पास प्रोजेक्टाइल पाथ आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट लिखूँ, तो यहाँ पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x और y होंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 0, यहाँ पर कितने होंगे? r एंड 0, समझ गए? यहाँ पर कितने होंगे? ठीक है, r/2 एंड h, समझ गए? मैक्सिमम हाइट h आ गई। मैं इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैसे कैलकुलेट होगी? देखो जरा, पहले मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन जब भी हम लोग यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है अपने पास S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। इसे x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो,
तो यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, एंड ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई टी, मीन x इक्वल टू यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई टी, मीन t इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई टाइम की, एंड ये आ गया कोऑर्डिनेट x, एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड अब अपने को y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज y डायरेक्शन पर अपने कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी, और t की वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये वैल्यू सब जब यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास t की वैल्यू एंड यू वाई की वैल्यू पुट करोगे तो x मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अपने पास फार्मूला आ गया। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ। अब बाय द वे अपने को छोटा सा अपडेट और करना है। बाय द वे अपने को रिलेशन बनाना है y में, r में एंड x में। तीनों में अगर रिलेशन बनाना है, तीनों डिस्टेंस हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट हैं, तो इन तीनों में अगर रिलेशन बनाना है तो रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो भाई, ये जो फार्मूला मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ, इसी को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, तो लिखूँगा y इक्वल टू एक्स, टेन को लिख लेता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, नीचे से अपन कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन थीटा माइनस x डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, इसके डिवाइडेशन में मैंने जी लिख दिया। अब देखो जरा, अपने को मालूम है इक्वेशन ऑफ रेंज, रेंज का फार्मूला अपने को मालूम है, तो रेंज का फार्मूला अपने पास है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ऐसा लिख लेंगे भाई। एंड इसको लिख सकते हैं r डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखो जरा, जहाँ पर लिखा है 2u स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ये वाला टर्म, जरा इसको ध्यान समझना, ये वाला टर्म, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ r डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड इक्वेशन में लिखूँगा x डिवाइड बाई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस x डिवाइड बाई r बाई साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन कॉमन ले लेंगे अपन, तो y इक्वल टू हो जाएगा, साइन कॉमन लेने से साइन बाई कॉस 10 हो जाए, तो x मल्टीप्लाई टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई r। तो ये अपने पास बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया और प्रोजेक्टाइल पाथ का। तो इस तरह के तुम्हें अपने लॉजिक का यूज करना है, कंसेप्ट का यूज करना है। इसके बाद नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन वैरायटी पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है मोमेंटम से रिलेटेड, और मोमेंटम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाय द वे, ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, यहाँ से तुमने बॉल को थ्रो कराया, समझ गए। इसमें 3 मेन पॉइंट आ गए, एक ए, दूसरा बी, ये तीसरा सी, ये 3 मेन पॉइंट आ गए। अब ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए का मोमेंटम
फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम एट पॉइंट ए इक्वल टू मोमेंटम एट पॉइंट बी इक्वल टू मोमेंटम एट पॉइंट सी, एंड इन तीनों पॉइंट पर तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों पॉइंट पर तुम इस पर हाइट या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस सिचुएशन पर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इफ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन उस पॉइंट पर वैलिड है जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। एंड फिर एक और कंसेप्ट क्या बन सकता है नेट एग्जाम में, एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड टू एनर्जी। रिलेटेड टू एनर्जी, इस एनर्जी पॉइंट पर अगर हम देखें तो ध्यान रखना है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अपने को काइनेटिक एनर्जी पता है, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एम जी एच, एंड H की वैल्यू मतलब हाइट, किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हाइट, वो मैक्सिमम हाइट आपको पता है। एंड ध्यान रखना है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ये आपको कंसेप्ट यूज करना है, ये लॉजिक यूज करना है। इस लॉजिक से तुम्हारे सारे पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलो मैं नीट एग्जाम का पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। नीट एग्जाम का पीवाई क्यू, ठीक, यहाँ पर अपने पास एक गन मशीन है, ठीक, ये गन मशीन है। इस गन मशीन से गन को इस तरह से फायर किया जाता है, एंड ये गन इस डायरेक्शन पर ऐसे जाती है, ठीक है। ऐसे जाने के बाद ये फाइनली ऐसे गिर जाती है, ऐसे गिर गई। अपने को ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक ये कवर कर लेगी, ठीक है, कितने एरिया को कंप्लीट करेगी। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड आर मैक्सिमम की सिचुएशन पर थीटा की वैल्यू 45 अपने को यूज करना है। आपको मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना है, मैक्स, ठीक है, आर मैक्स अपने को कैलकुलेट करना है। तो आर मैक्स के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, एंड यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर मैक्स यू की वैल्यू है 20 का स्क्वायर 400 और जी की जगह 10, मेरा मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 40 मीटर। 40 मीटर की रेंज आ गई, एंड 40 मीटर की रेंज अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 40 मीटर की रेंज इसके चारों तरफ होगी। एंड अगर तुम्हें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ये आर मैक्स है, एंड अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, समझ गए, इसकी मैक्स वैल्यू, ठीक। तो इस तरह के लॉजिकल जो क्वेश्चन हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो जानना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बातचीत करता हूँ तुम्हारा नीट एग्जाम का पीवाई क्यू क्वेश्चन।
नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है कि ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से किसी भी बॉल को इस तरह से प्रोजेक्टाइल कराया गया, ठीक है। एंड जब प्रोजेक्टाइल कराया गया तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो बाय द वे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर एंगल 37 है। तो पीक पॉइंट पर इसकी टोटल वेलोसिटी बताना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पीक पॉइंट। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है। अब देखो जरा, इसके जब तुम कंपोनेंट करोगे तो पहले मुझे वैल्यू मालूम होना चाहिए 37 की, इधर 3 डिवाइड बाई 4, इधर 5, एंड इधर देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, तो यू एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास है यू कॉस 37, एंड 10 कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 5 एंड हो जाएगा 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन पर केवल हॉरिजॉन्टल वैल्यू रह जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल तो 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर अगर तुम वर्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू वाई इक्वल टू यू साइन 37 एंड 10, 37 की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। इस टाइप का लॉजिक यूज करके तुम्हें अपने क्वेश्चन में अपनी अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना तुम डिफ़िकल्ट मान लेते हो, ये कंसेप्टुअल है। तो कंसेप्टुअल फार्मूला मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, एंड मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, तुम्हें क्वेश्चन को पहले तमीज़ के साथ, प्यार के साथ रीड करना है, प्यार के साथ, ठीक है। भूखे आदमी की तरह टूट नहीं पड़ना है, उसकी नीड को समझना है, उसके लॉजिक को समझना है। एक और मैं नीट एग्जाम का एक फंटास्टिक और ब्रांडेड क्वेश्चन करा देता हूँ। उस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हें मिलता है तो समझ जाना वो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, ठीक है। नीट PYQ समझो जरा, ये अपने पास एक इस तरह से एक कोई चार्ज प्लेट है, बाय द वे इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है, -Q चार्ज है। यहाँ से किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ये बाय द वे +Q चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्टाइल कराए गए एंड ये इस तरह से आके गिर गया। समझ गए आके? इस पॉइंट पर गिरा, इस पॉइंट का नाम हमने टारगेट रखा, ये टारगेट रखा। इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर बाय द वे u एंड ये प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा, इसके कंपोनेंट करेंगे, सेम सिचुएशन है। एंड इस पॉइंट पर तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसकी रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड रेंज, ठीक है, रेंज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एनटीए ने तो केवल रेंज पूछा था, मैं तुमसे सब कुछ पूछ लेता हूँ एंड तुम्हें मैं एक लाइन में सारा सब कुछ सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरह से तुम इसे सॉल्व करोगे। देखो ज़रा, अगर ये चार्ज पार्टिकल है एंड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव की डायरेक्शन पर होगी। तो इस चार्ज पार्टिकल पर दो टाइप के एक्सीलरेशन हो जाएंगी। एक तो एक्सीलरेशन हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए, एक एक्सीलरेशन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा जो एक्सीलरेशन हो जाएगा इसी चार्ज पार्टिकल पर +Q पर, वो हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पर हो जाएगा QE, ठीक है। इधर हो जाएगा QE डिवाइड बाई M। तो मेरे कहने का मतलब, अच्छा दोनों एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन पर हो गए, ग्रेविटी वाला तो डाउनवर्ड होता ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सीलरेशन है, जो फोर्स है, वो भी डाउनवर्ड आ गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सीलरेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? QE तुम्हें पता है फोर्स होता है, समझ गए, और इसमें अगर मास का डिवाइडेशन कर दोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो जो नेट एक्सीलरेशन है जिसे अपन G इफेक्टिव कहेंगे, वो हो जाएगा G प्लस QE डिवाइड बाई M, ठीक। ये फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। एंड जहाँ कहीं कहीं तुम्हें
फ्लाइट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते समय या हाइट कैलकुलेट करते समय या रेंज को कैलकुलेट करते समय जहाँ पर तुमने ए वाई की जगह तुमने माइनस जी पुट किया था, ये केवल जी पुट किया था, वहाँ पर अब ए वाई की जगह माइनस का जी इफेक्टिव यूज करना है। समझ गए भाई? तो यहाँ से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो फ्लाइट ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u, ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। समझ गए भाई? एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा g प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम। ये तो हो गया फ्लाइट ऑफ टाइम। इसके बाद बाय द वे तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना है। हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इफेक्टिव, एंड g इफेक्टिव वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है g प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम। ये तुम्हें कंसेप्ट छोटे छोटे यूज करना है। जैसे रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेंज की वैल्यू है अपने पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, तो इफेक्टिव की जगह अपन लिखेंगे जी प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन बन सकती हैं। अगर ये अपोजिट होता तो नेगेटिव साइन कर लेते, अगर बाय द वे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर होता एक वर्टिकल डायरेक्शन पर होता तो इनका रिजल्टेंट आ जाता। बाय द वे क्यू ई इस डायरेक्शन पर होता और जी इस डायरेक्शन पर होता तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती अंडर रूट, ठीक है, क्यू ई का होल स्क्वायर क्यू ई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये लॉजिक यूज कर लेते। एंड बाकी सिमिलर कंसेप्ट उसी टाइप से हैं। जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है, क्वेश्चन में तुम अपना माइंडसेट किस तरह से लगाते हो इस पर ध्यान देना है। तो ये अपना टॉपिक रहा प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें हम लोगों ने प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिस्कशन किया एंड इस पे कंप्लीट चैप्टर पर हमने हर एक टॉपिक पर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होगा एंड उसमें फिर नीट एग्जाम के PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर आप बने रहें, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर टॉपिक